हेलो एवरीवन। संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे जो दृष्टि आईएएस का मार्च 2020 का अंक है, करंट अफेयर की जो पत्रिका आती है उसमें अपन जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है जो मार्च एडिशन का वो अपन पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में अपन पढ़ेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के दावोस एजेंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष संबोधन, यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डावोस में जो समझो वो अपना सम्मेलन हुआ था, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ संबोधन दिया है। वो अपन जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। 17 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में अपना स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष संबोधन प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 के संकट से निपटने और टीकाकरण अभियान के प्रबंधन में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित किया। यानी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की जो आपदा आई हुई है, महामारी आई है, उसके निपटने के लिए जो भारत ने टीकाकरण अभियान चलाया है उसकी भूमिका को पूरे दुनिया के सामने उजागर किया या रखा। फिर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कोविड-19 महामारी पर डेटा, आंकड़े और तथ्यों के साथ उन्होंने भारत को एक भविष्य की तकनीक के साथ साथ दुनिया की एक आर्थिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत को विश्व समुदाय के एक अनिवार्य सदस्य के रूप में भी प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में भारत एक अभिन्न सदस्य के रूप में रहेगा, कि भारत के बिना दुनिया में कोई भी काम आसानी से कंप्लीट नहीं किया जा सकेगा। फिर आगे उन्होंने बोला कि भारत ने 1.6 बिलियन कोविड वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत अन्य देशों के साथ भी खड़ा हुआ है जिन्हें महामारी के बीच जरूरत थी। भारत एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इसने लगभग 150 देशों को कोविड के टीके और जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की है। उन्होंने कहा है कि भारत एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य, यानी सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए जब पृथ्वी के किसी भी कोने पे हो उनका दृष्टिकोण यानी उनके स्वास्थ्य की अच्छी होने या कामना करके अनुसरण करता है। और 150 देशों को कोविड के टीके और जीवन रक्षक दवाओं की भी भारत के द्वारा आपूर्ति की गई। फिर आगे उन्होंने कहा कि भारत को भविष्य की तकनीकी और आर्थिक महाशक्ति के रूप में पेश किया। उन्होंने भारत में हो रहे आर्थिक और तकनीकी सुधारों के बारे में भी दुनिया को बताया। फिर संबोधन में प्रधानमंत्री ने दुनिया को जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने का सुझाव दिया। उन्होंने दुनिया को जीवन शैली के बारे में सोचना शुरू करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति अभी भी पर्यावरण के संरक्षण की अपनी सदियों पुरानी परंपराओं पर टिकी हुई है। ये था दावोस में जो संबोधन हुआ, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिभाषण। फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में अगला घटनाक्रम क्या हुआ कि फिलीपींस एक देश है। फिलीपींस ने लगाया बाल विवाह पर प्रतिबंध। 6 जनवरी 2022 से फिलीपींस सरकार ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। कानून के अनुसार 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माता पिता को 12 साल तक की जेल हो सकती है। ध्याता हुए हो, यानी पहले से पता है कि फिलीपींस में अब तक हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती थी। वर्तमान लागू कानून ने 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना या उसके साथ लिव इन में रहना भी प्रतिबंधित कर दिया है। कम उम्र की लड़कियों की शादी करने और उन्हें शादी के लिए राजी करने वाले लोगों को भी जेल की सजा काटनी होगी। तत्काल इस कानून के कुछ नियमों को 1 साल के लिए निलंबित रखा गया है, जिसमें मुस्लिम और कुछ स्थानीय समुदायों को छूट दी गई है। फिर अपना आती है नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में ही वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022, यानी हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की, जिसमें साइबर सुरक्षा को लेकर, महामारी को लेकर, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और अंतरिक्ष स्पेस प्रगति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उभरते जोखिम है।
इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 तक 2.3% तक सिकुड़ सकती है। हालांकि विकासशील देशों में यह 5.5% तक भी सिकुड़ सकती है। अमीर देशों में यह 0.9% होगा। उनकी जो रिपोर्ट आई है उनके अनुसार महामारी के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफी बढ़ गया है। कोविड ने काम करने के तरीके में भी बदलाव ला दिया है। लोग अब ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। इससे सुरक्षा जोखिम बढ़ गया है। यानी अब बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, मीटिंग भी ऑनलाइन हो रही है, सभाएं भी ऑनलाइन हो रही हैं, जो अपने मंत्रियों की बैठकें हैं वो भी ऑनलाइन हो रही है। बड़े बड़े जो देशों के अपने पीएम हो गए या डिप्लोमेट्स हो गए, उनकी भी जो बैठकें हो रही है या जो मीटिंग्स हो रही हैं वो भी अब ऑनलाइन ही हो रही है कोविड के चलते, जिससे साइबर सुरक्षा का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर आगे बोला गया है कि साइबर खतरे बेकाबू दरों से बढ़ रहे हैं। अपराधी कठिन हथकंडे अपना रहे हैं, इसलिए साइबर खतरे दिन ब दिन अधिक आक्रामक होते जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी साइबर अपराधियों के लिए बचने का आसान रास्ता बना रही है। आज 90% रैनसमवेयर हमलों का भुगतान क्रिप्टो करेंसी में किया जा रहा है। आगे रिपोर्ट में बताया गया है कि रॉकेट लॉन्चिंग प्रौद्योगिकियों की लागत गिर रही है। इससे देशों के बीच ही नहीं बल्कि सरकारी और निजी कंपनियों के बीच भी एक अंतरिक्ष दौड़ शुरू हो गई है। लागत मतलब अगर किसी देश को अपना उपग्रह लॉन्च करवाना है तो उसके लिए भी अब आज के टाइम पे बहुत सारी एजेंसियां आ गई हैं। कोई कहता है कि हम इतने पेमेंट में हम आपका उपग्रह लॉन्च कर देंगे, कोई दूसरी कहती है कि हम इतने रुपए में आपका उपग्रह लॉन्च कर देंगे। तो निजी और कंपनियों के बीच में अंतरिक्ष दौड़ शुरू हो चुकी है। फिर नई रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। इसमें बोला गया है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है, तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने ये वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट ने ILO 2000 ने बताया कि 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 2021-19 की तुलना में लगभग 21 मिलियन अधिक है। यानी बेरोजगारी कोरोना के कारण बढ़ी है। फिर अपन बात करें कि 2022 में काम के कुल घंटे महामारी से पहले के स्तर से लगभग 2% कम होंगे तथा 2022 में 52 मिलियन पूर्णकालिक समकक्ष नौकरियों की कमी हो जाएगी। फिर इस रिपोर्ट ने बताया कि विकासशील देशों ने उच्च स्तर की असमानता, कमजोर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली और अधिक भिन्न कार्य स्थितियों का अनुभव किया है। फिर आगे रिपोर्ट के अनुसार कि सभी क्षेत्रों के लिए 2023 तक के अनुमानों से पता चलता है कि पूर्ण रिकवरी बहुत ही मुश्किल है। महामारी के प्रभाव के कारण सभी क्षेत्रों को अपने श्रम बाजार में सुधार में गंभीर नकारात्मक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। फिर बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाती है। इसकी स्थापना राष्ट्र संघ के तहत अक्टूबर 1919 में की गई थी। अक्टूबर 1919 में किसकी स्थापना? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था की स्थापना अक्टूबर 1919 में की गई थी। फिर एक वैश्विक नेताओं की सूची में भारतीय प्रधानमंत्री शीर्ष पर। हाल ही में अमेरिका बेस्ड मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने विश्व भर में एक सर्वेक्षण किया। ये एक संस्था है। इस सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 71% की अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व के नेताओं के बीच शीर्ष पर है। अनुमोदन रेटिंग का मतलब होता है अप्रूवल रेटिंग। फिर बोला गया कि विश्व के 13 नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 43% अप्रूवल रेटिंग के साथ छठे नंबर पर है। बाइडेन के बाद कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने 43% और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 41% की अप्रूवल रेटिंग हासिल की। फिर है कि नवंबर 2021 में भी प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में सबसे ऊपर थे। मॉर्निंग कंसल्ट ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि नवीनतम अनुमोदन रेटिंग यानी न्यू जो अप्रूवल रेटिंग आई है 13 जनवरी
से 19 जनवरी 2022 तक एकीकृत आंकड़ों पर आधारित है। सर्वेक्षण में टॉप 10 अप्रूवल रेटिंग वाले नेता सबसे पहले नंबर आता है नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 71% है। फिर दूसरे नंबर पर है लोपेज ओब्रेडोर, मैक्सिको के हैं। फिर है मारियो दाग्री, इटली के। फिर फूमियो किशिदा, जापान के। ओलाफ सोल्ज, जर्मनी के। फिर छठे नंबर पर हैं जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। सातवें नंबर पर हैं जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के। और आठवें नंबर पर हैं स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के। नौवें नंबर पर हैं पेड्रो सांचेज, स्पेन के। और 10वें नंबर पर हैं मून जे इन, दक्षिण कोरिया के, 38% अप्रूवल रेटिंग के साथ। सबसे पहले नंबर पर आ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 10वें नंबर पर है मून जे इन, और छठे नंबर पर है राष्ट्रपति जो बाइडेन, और 8वें नंबर पर स्कॉट मॉरिसन। फिर बात करें कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को 83वां स्थान दिया गया है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 83वां। फिर भारत की पासपोर्ट क्षमता में इस तिमाही में सुधार हुआ है। जो पिछले साल वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में जारी 90वीं रैंक थी, यानी पिछली बार 90वीं रैंक थी, इस बार अपनी रैंक सुधरकर 83 हो गई है, तुलना में 7 पायदान ऊपर है। मौजूदा रैंकिंग वर्ष 2022 की पहली तिमाही के लिए है। फिर इस सूचकांक में जापान और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर हैं, और वहीं जर्मनी और दक्षिण कोरिया नवीनतम रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, जबकि फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग और स्पेन तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है इस बार रैंकिंग के अनुसार? जापान और सिंगापुर। और दूसरे स्थान पर है जर्मनी और दक्षिण कोरिया। तीसरे स्थान पर है फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन। फिर इस सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर सूचीबद्ध है। सूचकांक के अनुसार भारत के पास अब ओमान और आर्मेनिया के नवीनतम परिवर्तन के साथ दुनिया भर में 60 गंतव्यों के लिए वीजा मुक्त पहुंच है। भारत ने वर्ष 2006 के बाद से इस सूची में 35 और गंतव्य स्थान जोड़े हैं। फिर है कि गौरतलब है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो यह बताती है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। फिर है ब्रिक्स बैंक में मिस्र शामिल। 29 दिसंबर 2021 को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी ने मिस्र को अपने नए सदस्य के रूप में जोड़ने की घोषणा की। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे के बाद मिस्र एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य बन गया है। फिर मिस्र को शामिल करने से ब्रिक्स बैंक की वैश्विक पहुंच का और भी विस्तार हुआ है। उल्लेखनीय है कि एनडीबी बुनियादी ढांचे और सतत विकास पर ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मिस्र को नया मंच प्रदान करेगा। एनडीबी मिस्र को अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के साथ जुड़ने में भी मदद करेगा। फिर आगे है कि गौरतलब है कि एनडीबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में की गई, लेकिन इसे औपचारिक रूप से जुलाई 2015 में खोला गया। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका हो जाएगा शंघाई, चीन के अंदर। तो ये हो गए अपने अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। अब हम आगे बात करेंगे संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम। अब इसकी बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में मार्च 2020 के अंक में उतना ही था। अब आते हैं संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाक्रम। दृष्टि आईएएस की जो पत्रिका आती है अपने करंट अफेयर की, उसके पार्ट में ही अपन चल रहे हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा कि नागालैंड ने एएफएसपीए को हटाने के लिए पैनल का गठन किया। 26 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने नागालैंड से एएफएसपीए को वापस लेने की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन 4 दिसंबर 2021 को सेना द्वारा 6 नागरिकों के मारे जाने के बाद किया गया, क्योंकि इस घटना के बाद से एएफएसपीए को खत्म करने की मांग जोर शोर से उठ रही है।
भारत के महापंजीयक और गणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी जी। भारत के महापंजीयक और गणना आयुक्त विवेक जोशी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। फिर आगे बताया गया है कि समिति के अन्य सदस्यों में नागालैंड के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक तथा असम राइफल्स के डीजीपी भी शामिल हैं। यह समिति नागालैंड से सशस्त्र बलों यानी विशेष शक्तियां होती हैं अधिनियम AFSPA को वापस लेने की संभावनाओं की जांच करेंगी। इस समिति को 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। AFSPA एक ऐसा अधिनियम है जो सशस्त्र बलों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और यहाँ तक कि ऐसान क्षेत्रों में विशिष्ट परिस्थितियों में गोली मारने की शक्ति देता है। फिर आ गया है कि कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा में पारित। 23 दिसंबर 2021 को कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस बिल को धर्मांतरण विरोधी बिल के नाम से भी जाना जाता है। यह विधेयक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण के साथ साथ बल, गलत बयानी, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अनुसार 3 से 5 साल तक की कैद और 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के संबंध में प्रावधानों के उल्लेख के लिए अपराधियों को 3 से 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपए से के जुर्माने का प्रावधान है। इस बिल के अनुसार अभियुक्तों को उन लोगों को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। यानी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करा दिया तो जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है उनको 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में भुगतान करना पड़ेगा उस व्यक्ति को जिसने उनका धर्म परिवर्तन करवाया है, जबरदस्ती, किसी लालच, लोभ या प्रलोभन में दिलाकर। फिर कहा गया है कि सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 1 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ साथ 3 से 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। यह फैमिली कोर्ट को भी इस तरह के विवाह को अमान्य और अशून्य घोषित करने का निर्देश देता है। अवैध रूपांतरण के एकमात्र उद्देश्य के लिए ही हुआ है। फिर आगे बताया गया है कि इस बिल में प्रावधान है कि जो व्यक्ति किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होना चाहता है उसे जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को कम से कम 30 दिन पहले एक निर्धारित प्रारूप में घोषणा देनी होगी, जिसे विशेष रूप से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही अधिकृत किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कराना चाहता हूँ तो मुझे जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को जाके 30 दिन पहले एक घोषणा देनी होगी कि मुझे अपना धर्म परिवर्तन करा रहा है। तो अगर वो मजिस्ट्रेट महोदय उस मेरी एप्लीकेशन पर साइन कर देते हैं या मुहर लगा देते हैं तब जाके ही मैं अपना धर्म परिवर्तन करा सकता हूँ। कानून और संसदीय मंत्री JS मधुस्वामी के अनुसार 2016 में कांग्रेस सरकार की सलाह के तहत कर्नाटक के विधि आयोग द्वारा बिल की शुरुआत की गई थी। विधि आयोग द्वारा समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में यह मसौदा बिल तैयार किया गया था। ये अपना हो गया एक संवैधानिक घटनाक्रम। फिर अपन बात करते हैं कि भारत और विश्व में जो क्या चल रहा है, नई नई चीजें वो अपन जानेंगे। सबसे पहला, भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA। इसका मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता। 13 जनवरी 2021 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा यूनाइटेड किंगडम की यानी UK की अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री एनी मैरी ट्रेवलियन ने एक महत्वाकांक्षी व्यापार मुक्त समझौते यानी FTA के लिए औपचारिक रूप से बातचीत शुरू की है। क्या है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल तथा यूनाइटेड UK के अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बिजनेस मंत्री मिनिस्टर एनी मैरी ट्रेवलियन ने एक महत्वाकांक्षी या व्यापक मुक्त व्यापार समझौता FTA के लिए औपचारिक बात शुरू की है। यह औपचारिक यानी मुक्त व्यापार समझौता FTA वार्ता वर्ष 2022 के अंत तक समाप्त करने की परिकल्पना की गई है।
तब तक दोनों देश एक अंतरिम मुक्त व्यापार क्षेत्र पर विचार कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश वस्तुओं पर शुल्क कम हो जाएगा। समझौते के तहत दोनों देश कुछ चुनिंदा सेवाओं के लिए नियमों में ढील देने के अलावा वस्तुओं के एक छोटे से समूह पर टैरिफ कम करने के लिए एक प्रारंभिक फसल योजना या एक सीमित व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। यानी सहमति किन पर बनी है? एक प्रारंभिक फसल योजना या एक सीमित व्यापार समझौते पर। एफटीए में दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने के लिए एक समझौता है। एफटीए क्या होता है कि दो देश हैं, दोनों देश एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो उनकी ये डील होती है कि भाई हम हमारे देश से जो सामान एक्सपोर्ट करेंगे आप उन पर इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाओगे। सेम ऐसे ही दूसरा देश बोलेगा कि हम जो हमारे देश से आप जो सामान इंपोर्ट करोगे उस पर भी आप इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाओगे, ताकि सामान सस्ता मिले लोगों को और हमारा भी ट्रेड बढ़ सके। ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब बात करते हैं भारत और दक्षिण कोरिया की। भारत और दक्षिण कोरिया में क्या है? 11 जनवरी 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री येओ हान कू के साथ नई दिल्ली में व्यापार और निवेश पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी CEPA अपग्रेडेड वार्ता पर चर्चा को गति प्रदान करने और दोनों देशों के उद्योग जगत की हस्तियों के बीच व्यापार एवं निवेश पर व्यापक बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B वार्ता को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है। फिर बोला गया है कि भारत और दक्षिण कोरिया का उद्देश्य 2030 से पहले $50 बिलियन के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिस पर 2018 में शिखर बैठक की सहमति हुई थी। यानी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा कि भारत और दक्षिण कोरिया का उद्देश्य 2030 तक कितने व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करना है? तो $50 बिलियन के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करना है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण कोरिया के साथ भारत का व्यापार घाटा काफी अधिक है और इसका लक्ष्य भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली बाजार पहुंच और गैर टैरिफ बाधाओं के मुद्दों को दूर करना है। अब इसमें एक पॉइंट अपना आता है भारत का व्यापार घाटा। व्यापार घाटा कैसे होता है कि मान लेते हैं कि यह अपना इंडिया है और यहाँ पर अपना दक्षिण कोरिया है यानी साउथ कोरिया। अब अपन दक्षिण कोरिया को एक्सपोर्ट करते हैं 100 रुपए की चीजें और वही दक्षिण कोरिया अपने को एक्सपोर्ट करता है 150 रुपए की चीजें, तो अपना नुकसान कितना हो रहा है? 50 रुपए। यानी 50 रुपए जो अपन एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं दक्षिण कोरिया को, वो अपना आता है व्यापार घाटा। फिर आगे बताया गया है कि वित्त वर्ष 2021 में $12.77 बिलियन के आयात के मुकाबले में भारत का दक्षिण कोरिया के साथ कुल निर्यात लगभग 4.68 बिलियन था। यानी कि भारत ने सामान कितने बिलियन डॉलर का आयात किया? 12.77, और लेकिन एक्सपोर्ट निर्यात कितने का किया? 4.68। जो माइनस होके बचेगी वो आता है अपना व्यापार घाटा। इतना व्यापार घाटा अपना दक्षिण कोरिया के साथ चल रहा है। फिर आगे बात करें आर्थिक घटनाक्रम के बारे में, यानी इकोनॉमिस्ट घटनाक्रम। इसका मतलब है अनकैड यानी UNCTAD इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट। इसमें रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला गया है कि 19 जनवरी 2022 को व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट की प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रवाह 2020 की तुलना में 26% कम था। जो अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो अपने 26% कम था 2020 की तुलना में। फिर आगे कहना है कि वैश्विक FDI प्रवाह ने 2021 में एक मजबूत बदलाव दिखाया। यह 77% बढ़कर 1.65 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। 2020 में FDI का प्रवाह 929 बिलियन यानी $929 बिलियन ही था। फिर आगे बताया गया है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में FDI प्रवाह में 30% की वृद्धि हुई है। यह लगभग $870 बिलियन तक पहुंच गई है। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में विकास दर में 20% की तेजी आई है। यह रिकवरी लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में महामारी से पहले के स्तर के करीब है। फिर आगे बताया गया है
कि दक्षिण एशिया में एफडीआई प्रवाह में 24% की कमी आई है। 2021 में यह 2020 में $71 बिलियन की तुलना में $54 बिलियन तक पहुंच गया है। अमेरिका में एफडीआई 114% बढ़कर 323 बिलियन डॉलर का हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में एफडीआई प्रवाह में 26% की कमी आई है, जबकि चीन में एफडीआई 20% बढ़कर $179 अरब हो गया है। यानी भारत का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें 26% की कमी आई है 2021 में 2020 की तुलना में। फिर आगे बताया गया है कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट यानी ग्लोबल जीईपी ने विश्व बैंक की ये रिपोर्ट जारी करता है। उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है कि वैश्विक आर्थिक विकास 2022 में तेजी से घटकर 4.1% और 2023 में 3.2% हो जाएगा, जो 2021 में 5.5% था। फिर आगे बताया है कि यह वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत की वार्षिक वृद्धि 8.3% और 2022 और 23 में 8.7%, जबकि 2023-24 में 6.8% होने का अनुमान है। फिर आगे बताया गया है कि रिपोर्ट के अनुसार 2021 में रिकवरी होने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था नए कोविड-19 वेरिएंट, बढ़ती मुद्रास्फीति, ऋण और आय असमानता, राजकोषीय और मौद्रिक समर्थन को कम करने और मांग में कमी के कारण स्पष्ट मंदी की ओर बढ़ रही है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से प्रसार से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी के आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने की अभी संभावना बनी हुई है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट ने दक्षिण एशिया के लिए विशिष्ट जोखिम की ओर संकेत दिया है, क्योंकि ओमिक्रॉन के उद्भव से गतिशीलता प्रतिबंधों और कम भारी मांग के साथ आर्थिक गतिविधियों में बाधा आने की संभावना है। यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन सहित कई कारकों के कारण संवेदनशील बना हुआ है। फिर आगे है कि एक जिला एक उत्पाद ब्रांड लॉन्च। 5 जनवरी 2022 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME के तहत 6 एक जिला एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ब्रांड लॉन्च किया गया है। इसके तहत 6 ब्रांड अमृत फल, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना और दिल्ली बेक्स के होल व्हीट कुकीज लॉन्च किए गए हैं। आंवला जूस के लिए अमृत फल ब्रांड को विशेष रूप से गुरुग्राम हरियाणा के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवधारणा के तहत विकसित किया गया है, और कोरी गोल्ड ब्रांड को धनिया पाउडर के लिए विकसित किया गया है, जो कोटा राजस्थान के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्पाद है। फिर ब्रांड कश्मीरी मंत्र कुलगाम जम्मू और कश्मीर से मसालों का सत है। फिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश से शहद के लिए ODOP अवधारणा के तहत ब्रांड मधु मंत्र विकसित किया गया। वहीं ब्रांड सोमदाना को ठाणे महाराष्ट्र से मिलेट की ODOP अवधारणा के तहत विकसित किया गया है। यह रागी का आटा एक अनूठा उत्पाद है जो ग्लूटेन मुक्त, आयरन, फाइबर और कैल्शियम से भरपूर होता है। वही होल व्हीट कुकीज यानी दिल्ली बेक्स ब्रांड के तहत विकसित किया गया दूसरा उत्पाद है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई PMFME योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे सहायता प्रदान करने की योजना है। यानी ये योजना 5 साल की है और इस योजना में राशि कितनी सेलेक्ट हुई है? 10,000 करोड़। फिर अपनी अगली हेडिंग आती है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं रक्षा प्रतिरक्षा। डॉपलर मौसम रडार 14 जनवरी 2022 को भारत मौसम विभाग यानी IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 147वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बेहतर अनुसंधान और परिचालन विश्लेषण के लिए लेह, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में 4 डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। भारत मौसम विभाग ने इसरो के साथ साझेदारी में इन रडार को डिजाइन किया गया है तथा स्वदेशी रूप से
निर्माण किया है। इसके तहत लेह में एक एक्स बैंड रडार है जो देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, उसको शुरू किया गया है। दिल्ली को अपना तीसरा डॉपलर रडार एक्स बैंड रडार के रूप में मिला है। मुंबई को अपना दूसरा रडार एक सी बैंड रडार के रूप में मिला है, जो शहर के चारों ओर 450 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है। चेन्नई के चारों ओर 150 किलोमीटर के दायरे को कवर करने वाला एक्स बैंड रडार शुरू किया गया है। यह दक्षिणी शहर चेन्नई के लिए तीसरा रडार है। डॉपलर रडार पूर्वानुमानकर्ताओं को रियल टाइम में वर्षा, बादलों की गति, गरज और आकाशीय बिजली का अवलोकन करने में मदद करता है। नवीनतम 4 डॉपलर मौसम रडार के साथ आईएमडी के पास अब देश में 33 रडार हैं। पिछले साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 2 डॉपलर रडार लगाए गए थे। फिर गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण। 12 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में 720 सेकंड के लिए किया गया। 1810 सेकंड की संचयी अवधि के लिए इस इंजन का 4 बार और परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन योग्यता को पूरा करने के लिए एक और इंजन को 2 छोटी अवधियों के परीक्षण और एक लंबी अवधि के परीक्षण से गुजरना होगा। यह परीक्षण गगनयान के लिए मानव रेटेड लॉन्च वाहन में शामिल करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन की विश्वसनीयता और मजबूती सुनिश्चित करता है। फिर कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा गगनयान मिशन की योजना बनाई गई है। गगनयान मिशन के तहत 3 उड़ानें कक्षा में भेजी जाएंगी। 3 से 2 मानव रहित उड़ानें होंगी, जबकि 1 मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी गगनयान के तहत। फिर उपभोक्ता इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सुरक्षित करने के लिए अभ्यास संहिता इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT 5 जनवरी 2022 को संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के तहत दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र ने उपभोक्ता इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT को सुरक्षित करने के लिए अभ्यास संहिता का नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार IoT उपकरण उपभोक्ताओं, सेवा प्रदाताओं, सिस्टम इंटीग्रेटर्स और एप्लीकेशन डेवलपर्स आदि के लिए उपयोग में आती है। अनुमानों के अनुसार 2026 तक वैश्विक स्तर पर 26.4 बिलियन IoT उपकरण उपयोग में लाए जा सकते हैं, जिनमें से लगभग 20% उपकरण सेल्यूलर प्रौद्योगिकियों पर आधारित होंगे। उपभोक्ता और उद्यम IoT उपकरणों का अनुपात 45% से 55% हो सकता है। दूरसंचार विभाग यानी DOT द्वारा जारी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अनुसार वर्ष 2022 तक 5 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसों के लिए एक इकोसिस्टम बनाया जाना है। इसलिए वर्ष 2022 तक भारत में 5 बिलियन का लगभग 60% यानी 3 बिलियन कनेक्टेड उपकरण मौजूद होने की संभावना है। फिर आगे है कि अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र। 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए कल्पना चावला यानी KCCRSST का उद्घाटन किया। यह CU सेट यानी विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा डिजाइन किया जा रहा एक इन हाउस विकसित नैनो उपग्रह है, जो अन्य परियोजनाओं के अलावा अनुसंधान के लिए एक भूस्थानिक केंद्र है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय अब IIT कानपुर, IIT बॉम्बे जैसे 13 संस्थानों की सूची में शामिल हो गया है और अपने स्वयं के उपग्रह को डिजाइन तथा विकसित करने वाला उत्तर भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। फिर है ओमिशोर नामक किट को मंजूरी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने ओमिशोर नामक किट को मंजूरी दी है। ओमिशोर एक RT-PCR किट है जिसका उपयोग ओमिक्रॉन, जो एक कोविड-19 का वेरिएंट है, उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया है। इस किट को अमेरिका बेस्ड कंपनी थर्मो फिशर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
यह किट ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए एस जीन टारगेट फेलियर का उपयोग करती है। वर्तमान में यह भारत में एकमात्र किट है जो ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए इस पद्धति का प्रयोग करती है। फिर आया है कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU। हाल ही में फ्रांस में वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 वायरस के एक नए और अधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट की पहचान की है जिसे कोविड-19 संक्रमण होता है। नए वायरस की पहचान तब हुई जब दुनिया अत्यधिक उत्परिवर्तित कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही थी जिसे ओमिक्रॉन कहा जाता है। उत्परिवर्तित का मतलब होता है म्यूटेशन। ओमिक्रॉन पहले से ही दुनिया भर में कोविड-19 मामलों में वृद्धि कर रहा है। दिसंबर 2021 में नए संस्करण के साथ पहला मामला सामने आया था। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को IHU या B.1.640.2 वेरिएंट नाम दिया गया है। यह IHU मेडिटेरेनियन इन्फेक्शन संस्थान में शिक्षाविदों द्वारा खोजा गया था। इसमें 46 म्यूटेशन शामिल हैं जो ओमिक्रॉन से अधिक और इसे टीकों और संक्रामक के लिए अधिक प्रतिरोधी बनाता है। तो ये आज के अपन वीडियो इतने ही रखेंगे। अगला जो अपना संस्करण होगा या जो अपना घटनाक्रम होगा वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो ये अपने टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको PDF मिलेगी, यहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है। और इसमें ये S बड़ा है और C बड़ा है, यहाँ से आपको PDF मिलेगी। आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।